अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पोएम 3.1 इफ़। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है। मार्च 2019 में इस पोएम का एप्रिसिएशन पूछा जा चुका है। मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक स्टैंजा आ चुका है। हो सकता है दोबारा या तो स्टेंजा दे दे या अप्रिसिएशन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोएम। ये जो पोएम है, ये अगर मैं अपना 10th स्टैंडर्ड याद करूँ ना, ये पोएम मुझे भी थी। इफ़, बट द टाइटल वॉज इफ़ यू कैन कीप योर हेड, विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट वर्स ऑफ योर पोएम। पोएम की पहली लाइन है इफ़ यू कैन कीप योर हेड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और थोड़ी मतलब कि अच्छी खासी जो है ना, थोड़े फ्रेजेस से भरी हुई है, ईडियम से भरी है और एक मैसेज कन्वे करने वाली पोएम है। इट कन्वेज अ मैसेज। और इसको लिखने वाले जो है, पोएट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। अगर आप लोगों को वो मोगली कैरेक्टर पता होगा ना, मोगली मालूम है ना आप लोगों को? जंगल बुक कार्टून भी था एंड उसके ऊपर एक आई गेस 1 और 2 इयर्स बैक एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी, द जंगल बुक, जिसके अंदर मोगली रहता है। तो वो स्टोरी भी जो है इन्होंने ही लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने। So anyways, it's very important poem, and it conveys a very good moral message. So let's get started with the warming up exercise first. Chit chat. How do you react when your parents scold you? समझ में आया आपको? आप कैसे रिएक्ट करते हो जब आप लोगों के पेरेंट्स आपको डांटते हैं, है ना? तो देखो, एक्चुअली ये जो है वार्मिंग अप के क्वेश्चंस तो आप लोगों को एग्जाम में नहीं आते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दिस आर जस्ट इफ़ इन केस अगर उसके अंदर ग्रामर वगैरह इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली इट कैन कम, बट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ना विच आर गिवन इन द चिट चैट, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, ना चिट चैट की बात कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं आते। चिट चैट मतलब कि दीज आर द थिंग्स टू बी डिस्कस। चिट चैट का मतलब ही होता है ना बातें करना। हाँ, तो जब आपके वालिदैन आप पर गुस्सा होते तो आपका रिएक्शन, आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है ना? तो क्या होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। इफ़ दे आर स्कोल्डिंग अस, इट विल नॉट बी विदाउट एनी राइम और रीज़न, है ना? किसी ना किसी वजह से ही हमको जो है वो डांट रहे हैं। एंड इफ़ दे स्कोल्ड अस, तो अगर वो हमको डांट रहे तो ज़रूर हमारी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। इट शुड बी आवर मिस्टेक, इजंट इट? तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए कि व्हेन दे गेट एंग्री एंड स्कोल्ड अस, तो वी शुड कीप मम, हमको खामोशी से सब सुन लेना चाहिए, सो दैट दे कूल डाउन, के वो शांत हो जाए, है ना? समझ में आया? नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट्स यू? अगर कोई आपकी बेइज्जती कर देता है तो आपको कैसा लगता है? तो हम लोग जो है फ़ौरन एंग्री होने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि हमको सोचना चाहिए कि भाई इसने हमारी इंसल्ट क्यों किया, व्हाट इज़ द रूट कॉज, व्हाई द पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस। मिस्टेक किसकी है? सामने वाले की है, हमारी। हम लोग को सेल्फ एनालिसिस भी करना है। अगर इफ़ द मिस्टेक इज़ फ्रॉम आवर साइड, तो वी शुड अवॉइड ट्राइंग द मिस्टेक, अवॉइड डूइंग दैट मिस्टेक, वी शुड ट्राई टू अवॉइड सच मिस्टेक। समझ में आई बात? और इवन इफ़ द मिस्टेक इज़ फ्रॉम द अपोनेंट, सामने वाले की भी हो, तो यू शुड हियर इट पेशेंटली एंड लेट इट गो, है ना? छोड़ दो उसको उसके हाल पे। हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर फ्रेंड? जब आपका कोई अपना दोस्त आपको धोखा दे रहा हो तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात कि यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट द फ्रेंड्स, है ना? यू शुड नॉट मेक सच फ्रेंड्स हु चीट यू। लेकिन स्टिल दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इम्पोस्टर्स। ये दुनिया ना, इम्पोस्टर बोलते हैं ना, जालसाज धोखेबाज लोगों से भरी हुई है। तो अगर हमको जैसे ही एहसास होता है, व्हेन वी रियलाइज़ कि हाँ ये जो है हमारा फ्रेंड जेन्युइन नहीं है,
ये फ्रेंडशिप की आड़ में हमको धोखा दे रहा है, तो वी शुड बी बेटर अवे फ्रॉम सच फ्रेंड्स, है ना। हमको छोड़ देना चाहिए उसको उसके हाल पे, एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर। लास्ट, व्हाई इज इट रॉन्ग टू मेक अ डिफरेंस अमंग फ्रेंड्स who belong to different class, color और community। अब देखो क्या बोला है कि why is it wrong to make a difference। ऐसे लोगों से बोलते हैं, हर अलग लोगों से हम अलग अलग तरह से पेश आते हैं। किसकी बात की जा रही है? जो डिफरेंट क्लास के हो। क्लास मतलब यहाँ पे मतलब हायर क्लास, लोअर क्लास, है ना, जो है फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बात की जा रही है, या अलग कलर के हो या अलग कम्युनिटी के हो, तो उनके साथ जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में अगर समझो यहाँ पर या स्पेशली गांव वगैरह में अगर कोई फॉरेनर आ जाए तो है ना उसकी कितनी इज्जत होगी, अरे भाई फॉरेनर आ रहा है, या कोई हाई क्लास का कोई रीच आ जाए तो उसकी लोग काफ़ी इज्जत करते हैं, है ना। तो दिस शुडंट हैपन। तो फ्रेंडशिप शुड नॉट बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, कम्युनिटी, ठीक है। तो फ्रेंडशिप किस हिसाब से होना चाहिए कि वी शुड बिहेव इक्वली टू ईच एंड एवरी वन। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कलर और कम्युनिटी। वी शुड सी दैट द पर्सन शुड बी गुड एट सोल एंड माइंड। सामने वाला बंदा जो है बोलते हैं ना दिल का अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसका कास्ट क्या है, उसका कलर क्या है, कम्युनिटी क्या है, सब सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। Complete the table by providing suitable responses to the given reactions. You are punished by the teacher without any reason. Response: I shall not lose my temper but I shall talk to teacher afterwards. अगर टीचर ने आपको सज़ा देती तो क्या आप हमेशा एटीट्यूड में रहोगे? नहीं, आपको अपना बोलते ना कंट्रोल, आपको अपना संयम नहीं खोना है, बल्कि जब टीचर का गुस्सा शांत हो जाए, टीचर ने आपको सज़ा दी है तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई गलती होगी, तो जब टीचर का गुस्सा शांत हो जाए तो आपको टीचर से हम्बली सॉफ्टली बात करना चाहिए। योर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर अबाउट यू। अगर आपके फ्रेंड्स आपके बारे में कोई रूमर समझते हैं आप लोग, अफवाह फैला रहे हो, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ कूल एंड काम, एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि वाई द पर्सन इज स्प्रेडिंग सच रूमर, ऐसा वो कर क्यों रहा है। समवन डाउट यू, कोई अगर आपके ऊपर आपकी एबिलिटी पे शक कर रहा है या आपके ऊपर शक कर रहा है ना, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको उसके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जैसे भले कोई भी हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, अगर वो हम पे डाउट कर रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू क्लियर द डाउट्स। अगला दिया, योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग। अगर आपके रिश्तेदार आपको किसी चीज़ का इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप जो है मतलब गलत इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ, यू कैन गिव द एक्सप्लेनेशन कि भाई जो है आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है ना, कि यू शुड नॉट ब्लेम अस। समवन हर्ट्स यू, कोई आपको अगर तकलीफ़ पहुंचाता है तो ऐसे इंसान से आप दूर रहो, है ना। इफ़ समवन ट्राइज टू हर्ट यू तो यू शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम सच पीपल, ठीक है। अब देखो ये सब जो है कॉमन सी चीज़ें हैं, है ना। ये जो जैसा कि मैंने कहा ना कि ये एक मॉरल गिविंग लेसन है, और ये आपके मॉरल्स, आपका कॉन्डक्ट, आपके अखलाक को जो है ना अपग्रेड करने के लिए, आपको आपके अखलाक को संवारने के लिए ख़ास तौर पर लिखी गई पोयम है बाय द रुडयार्ड किपलिंग। तो इसलिए ये सारे जो सवालात हैं ना उसी मुनासिबत से दिए गए हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट अ सेंटेंस मीनिंगफुली एंड शेयर देम विद द क्लास। इफ़ यू रीड द बुक्स यू विल गेन नॉलेज। तो चूँकि पोएम का नाम ही इफ़ है ना, तो कुछ इफ़ वाले यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये देखो, ये जो है ना, ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन कम इन पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो मैंने जो पहली बात बोली ना कि वार्मिंग अप में से वार्मिंग अप नहीं, चिट चैट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू करना है। इफ़ यू डू एक्सरसाइज डेली, अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो यू विल रिमेन फिट, है ना, आप फिट रहोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, है कि नहीं।
कि इफ़ यू चीट तो यू पास द एग्जाम, ऐसा है क्या? नहीं ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू स्टडी, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वैसे इफ़ वाले 2 जुमले आपको खुद से तश्कील देने हैं। इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, है ना। वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ इफ़ वी नो इट वेरी वेल। वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ इफ़ वी नो इट वेरी वेल। ये खासतौर से आजकल के जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं उसके लिए भी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो देखो मैं आपको, वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, स्ट्रेंथ्स मतलब क्या? पॉजिटिव पॉइंट्स। आप बोल सकते हो खामियाँ खूबी। क्या बोल सकते हो? खामियाँ। वीकनेस मतलब खामियाँ और स्ट्रेंथ्स मतलब खूबियाँ। मैं आपको वीकनेस बता देती हूँ। फियर है, कन्फ्यूजन है, वरी है। आप मार्क करते जाओगे। हाँ, फियर है, कन्फ्यूजन है, वरी है, कावर्डाइज। कावर्डाइज समझते हैं? कावर्ड किसको बोलते हैं? बुजदिल। कावर्डाइज मतलब बुजदिली। हेजिटेशन है, लेजीनेस है, एंगर है, इम्पेशंस है, एरोगेंट है, एग्रेसिव है। ये सारी वीकनेसेस हैं। इनको छोड़कर बाकी जो भी बचे, कॉन्फिडेंस होना, क्लैरिटी होना, करेज, कंपैशन। कंपैशन मतलब, ये शायद वर्ड आ चुका है पहले भी। कंपैशन मतलब दूसरों के लिए सिंपैथी, हाँ, दूसरों के लिए हमदर्दी। ब्रेवरी, पंक्चुअलिटी, फेथ, पेशेंस, जेनरस, चीयरफुल, टॉलरेंट, एम्बिशन। ये सारे क्या है? स्ट्रेंथ्स। ओके, नाउ वी आर एक्चुअली बिगनिंग विद आवर पोएम। तो पोएम को एकदम ध्यान से सुनोगे आप लोग। एज आई टोल्ड यू, इट्स इम्पॉर्टेंट पोएम। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसके पोइट कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936. He was an English journalist, short story writer, poet, novelist. Kipling was one of the most popular writers in the UK, United Kingdom. Where is it? United Kingdom कहाँ है? Great Britain में ना। In both prose and verse, in the late 19th and early 20th centuries. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize. This poem deals with advice given by father to his son. याद रखिए ये कि ये पोएम क्या है? एक्चुअली एडवाइस है जो किसने किसको दी है। ये जो है ना, आप अपना एप्रिसिएशन लिखते हो उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी ना कि दिस पोएम इज एक्चुअली एन एडवाइस गिवन बाय अ फादर टू हिज सन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं पोएम। हाथ में पेन या पेंसिल ज़रूर रखिए या नोटबुक ही रखिए ताकि आप मीनिंग लिख पाओ। मैंने बोला ना, फ्रेजियोलॉजी से भरी हुई पोएम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, देखो मैंने बोला था ना कि व्हेन आई हैड दिस पोएम इन माय बोर्ड, आई मीन इन माय 10th स्टैंडर्ड, ये पोएम मुझे भी थी 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। तो हम लोगों को यही टाइटल था पूरा, इफ़ यू कैन कीप योर हेड। अब कीप योर हेड को अंडरलाइन करो। कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब सर रखना, सर नहीं, आप मतलब दिमाग शांत रखना, दिमाग ठंडा रखना, लिख लो उसका मतलब। इफ़ यू कैन कीप योर हेड मतलब क्या? दिमाग ठंडा रखना। अगर तुम अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स। व्हेन ऑल अबाउट यू मतलब आपके सामने, मतलब जो भी लोग हैं वो अपना संतुलन खो रहे हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, वो आप पे से बाहर जा रहे हैं, वो गुस्सा हो रहे। लेकिन ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। बात समझ में आई? यू कैन कीप योर हेड मतलब दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखना मतलब क्या? फ्रिज में रखना। दिमाग को ठंडा रखना मतलब गुस्सा ना करना। तो अगर आप गुस्सा ना करो ऐसी बात पे कि जब बहुत झगड़े फसाद हो रहे हो या आपको कोई उकसा रहा है झगड़ा करने के, लेकिन आप शांति से, शांतिपूर्व जो है मामले को निपटा रहे हो, जबकि दूसरे आपके सामने जो है लोग अपना आपा खो रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और वो सारा इल्ज़ाम आप पे दे रहे हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर तुम अपने आप पर भरोसा करते हो,
अगर तुम अपने आप पर भरोसा करते हो। ये ऐसा क्यों लिखा है पता है कि अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा करते हो, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि ये फादर की एडवाइस है ना सन को। तो मतलब फादर बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा करते हो, तब तुम सही मानों में जाके एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक हो। बात समझ में आई? इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट करना, भरोसा करना, तुमको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, डाउट करना, शक करना, बाकी के लोगों को शक है तुम्हारी एबिलिटी पे, है ना, तुम्हारी काबिलियत पे शक है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, है ना, ऐसा नहीं कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंटली तुमको अपने आप पे भरोसा नहीं कि भाई मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप हक रास्ते पर हो तो भले सामने वाले आपको कितना भी शक करने दो, कितना भी शक के घेरे में रखने दो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अब ये मतलब क्या हुआ? मेक अलाउंस, कंसिडर व्हाट अदर्स ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग। समझ में आया कि ये कंसिडर व्हाट अदर्स हैव टू से मतलब, इसका मतलब अगर आप चाहो तो उर्दू में लिख लो कि अपने आप के मुतालिक दूसरों की बातों का भी ख्याल रखना। उर्दू में लिख लीजिए आप, अपने आप के मुतालिक दूसरों की बातों का ख्याल रखना। तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाने का कि नहीं भाई दुनिया जो भी बोलती है बोलने दो, मैं एकदम सही हूँ। ये बहुत गलत है। एक बार आप ये सोच के देखो कि भाई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे? वाई दे आर टेलिंग सो, है ना, वाई दे आर स्प्रेडिंग सच रूमर, ऐसा क्यों बोल क्यों रहे हैं? बिकॉज यू नो देयर इज़ नो फायर, है ना, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, बोला जाता है ना कि धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगती है, बोलते ना। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और टायर्ड नहीं होते हो, टायर्ड होना, थकना वेटिंग की वजह से, इंतज़ार करने की वजह से, और बीइंग लाइड अबाउट यू, बीइंग लाइड अबाउट यू मतलब, हाँ देखिए ये भी दिया है, फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स, यानी इसका आप उर्दू में लिख लीजिए मीनिंग, हाँ, फॉल्स थिंग्स मतलब खुद के मुतालिक दूसरों का, मतलब आपके मुतालिक जो है दूसरों की झूठी बातों का कहा जाना, अपने आप के मुतालिक दूसरे जो है झूठी बातें कह रहे हैं आपके मुतालिक। समझ में आई ना बात? आपके मुतालिक लोग झूठी बातें कह रहे हैं। डोंट डील इन लाइज, तुमको उस झूठ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डील करना मतलब उसके अंदर पढ़ना ना। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और अगर आपसे नफ़रत की जा रही है, बीइंग हेटेड मतलब नफ़रत की जा रही है, डोंट गिव वे टू हेटिंग। देखिए, अलाउ हेट्रेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, डोंट गिव वे टू हेटिंग मतलब नफ़रत को जगह मत दो। बात समझ में आई है ना? नफ़रत के जज्बे को तुम अपने आप पे हावी मत होने दो, नफ़रत को जो है अपने आप पर हावी मत होने दो, भले दूसरे तुमसे कितनी भी नफ़रत करे। अभी देखो सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, जब वो दीन फैला रहे थे, दीन इस्लाम, है ना, हमारा दीन फैला रहे थे, कोई भी शुरू में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था, लोग उनसे कितना गलत मतलब व्यवहार करते। आपको पता होगा ना, एक जो बूढ़ी औरत थी उनके ऊपर बार बार कचरा फेंका करती थी, इतनी नफ़रत करती थी कि जब मैं ना वो ताक लगा कर बैठती थी कि कब हमारे प्यारे नबी गुजरे और कब मैं उसके ऊपर अस्तगफिरुल्लाह उनके ऊपर कचरा फेंकूं। आप लोगों ने तो इसकी सुना ही होगा। लेकिन क्या इस नफ़रत का जवाब हमारे प्यारे नबी ने नफ़रत से दिया? नहीं। जब एक बार उसने कचरा नहीं डाला तो एकदम वो वरीड हुए ना, एंशियस हुए कि भाई क्या बात है आज इसने कचरा क्यों नहीं डाला। उसके घर पर गए तो देखिए तो बीमार है, तो आपने उसकी जो है मिजाज पुरसी की, उसकी तैमादारी की। तो कहते हैं ना कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं होता है बल्कि मोहब्बत होता है ना। अंधेरे का जवाब अंधेरा नहीं बल्कि उजाला होता है।
समझ में आई बात? हाँ, हम लोग कहाँ थे? एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस। डोंट लुक टू गुड मतलब डोंट लुक टू गुड, ये दिया है आप लोग को। हाँ, नॉट टू बी परफेक्ट। नॉट टू बी परफेक्ट मतलब क्या? ज़रूरत से ज़्यादा मिसाली मत बनो। समझ में आई बात? ज़रूरत से ज़्यादा मिसाली मत बनो मतलब दुनिया वालों को जताने के लिए कि भाई हम बोलते ना कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि अभी इसी की बात कर लीजिए। अभी जैसे अभी पेंडेमिक फैला था ना, कोरोना फैला था, बहुत सारे लोग डोनेशंस में आगे आ रहे थे, है ना। तो अभी एक मोहल्ले में समझो एक शख्स ने जो है 5,000 दिया, उसको देखा देखी जो दूसरे शख्स ने 10,000, उसको देखा देखी। तो ये खुलूस का जज्बा ये नहीं था कि भाई मैं किसी गरीब की मदद करूँ, ये नहीं, बल्कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ तो कि भाई दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए, है ना। बोलते हैं वह घर में नहीं दाने और अम्मा चली सबको खिलाने, वो बात हो जाएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा मिसाली बनने की ज़रूरत नहीं है। नॉट टॉक टू वाइस। टॉक टू वाइस मतलब शो ऑफ वंस नॉलेज, शो ऑफ करना। आपको आपके पास इल्म है, पता है, लेकिन उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इल्म का फैलाना तो फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना उसको फैलाना फ़र्ज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, गांव देहात में जाके आपने अंग्रेज़ी सीख ली, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू आर गोइंग टू अ विलेजर एंड बिफोर हिम यू आर, है ना, हे मैन हाउ आई डू, हे हबीबी। अब बेचारे उसको क्या समझेगा? तो उसके सामने जो है ना, इतनी अंग्रेज़ी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। देखो, सपने देखना गलत बात नहीं है, सपने देखो, लेकिन सपनों को अपना मास्टर समझते ना आप, मालिक, अपना हाकिम बनाना। सपनों को अपने आप पे हावी मत होने दो, उसको अपना मालिक ना बना लो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। सोचो, सोचना अच्छी बात है, कंसीव करना, सोचना अच्छी बात है, लेकिन उन सोच को, थॉट्स को अपने पर हावी मत होने दो। सोच को अपना वो मकसद मत बना लो। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे देखो कि भाई बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये सपना देखा होगा कि भाई, है ना, होनहार तालिबात की बात कर रही हूँ मैं, होनहार स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि भाई जिनका अच्छा परसेंटेज आया, जिन्होंने साइंस लिया, यही सोच कर लिया कि भाई मैं मेडिकल में जाऊंगा या मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, है ना। और उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी आप जो है पास नहीं हो पा रहे हो, तो ये जो सोच थी आपको उसको अपना मकसद एकदम मत रहने दो ज़िंदगी भर के। भाई 5 साल हो जा रहे, 6 साल हो जा रहे, आप बार बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी को अपना एक मकसद, है ना। हो सकता है वहाँ पर उसे अच्छे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस भी हो, है ना, दूसरे ऑप्शन तलाश करो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्राइम्फ एंड डिज़ास्टर। ट्राइम्फ किसको कहते हैं? देखिए, ट्राइम्फ विक्ट्री किसको कहते हैं? जीत, फतेह। विक्ट्री किसको कहते हैं? जीत या फतेह। डिज़ास्टर मतलब बर्बादी। अगर तुम जीत और बर्बादी से मिलते हो, अब जीत और बर्बादी कोई इंसान नहीं है जिससे मिलने के लिए जा रहे, तो मतलब अगर आप कभी तुम्हारी जीत होती है या कभी तुम बर्बाद होते हो, जैसे भी हालात होते हैं, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। देखो, इम्पोस्टर्स का मतलब क्या है? देखिए, हाँ, वन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ढोंगी बोलते हैं ना, ढोंगी, मक्कार। तो ये जो दो चीज़ें ना, बड़ी ही ढोंगी या मक्कार चीज़ें हैं, है ना। कौन सी दो चीज़ें को बोला गया है? ट्राइम्फ और डिज़ास्टर। ये दोनों बहुत ही मक्कार है। बोलते हैं ना, ट्राइम्फ मतलब अच्छी किस्मत और डिज़ास्टर मतलब बर्बादी। ये कब किसके जीवन में आ जाए, किसकी लाइफ में आ जाए, है ना। अगर किसी को जीत मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो कब तक उसकी सक्सेस बरकरार रहे, कोई नहीं कह सकता।
या खुदा ना खास्ता किसी के हालात ख़राब है तो उसके कब तक हालात ख़राब है ये भी कोई नहीं कह सकता। ये दोनों जो है किसी के साथ रहने वाली चीज़ें नहीं है। बोलते ना अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ, बेयर करना बर्दाश्त करना अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो सच सुनने की अगर तुम्हें ताकत है, यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। देखो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्विस्ट करना किसको बोलते हैं? अंडरलाइन द वर्ड ट्विस्ट। तोड़ मरोड़ना, तो मरोड़ते ना कोई भी चीज़ को, उसको बोलते हैं ना ट्विस्ट करना। बाय नेव्स, नेव्स का मतलब देखो यहाँ पे स्लेव्स दिया है, लेकिन आप स्लेव्स से बेटर वर्ड लिखो डिसऑनेस्ट पर्सन, DISHONNEST। डिसऑनेस्ट पर्सन किसको बोलते हैं? बदमाश। कि भाई आपने बोला कुछ है, आपने कोई बात कही है, लेकिन सामने वाला बंदा सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। टू मेक अ ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल बिछाने के लिए। फूल्स, बेवकूफ़। बात समझ में आई? कि सामने वाला कोई शख्स आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। वॉच द थिंग यू गेव योर लाइफ टू। और ऐसी चीज़ें, ऐसे मकसद जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी ज़िंदगी कंट्रीब्यूट कर दी, ऐसी चीज़ें जो है ब्रोकन हो गई। ब्रोकन हो गई मतलब टूट गई। अभी मतलब मैं फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं ये लॉकडाउन की बात करूँ तो बहुत से लोगों की नौकरियां, जॉब चले गए कि नहीं? देखते होगे ना न्यूज़ में, बहुत से लोगों की जो है रोज़गार छीन लिए गए। बहुत अच्छी पोस्ट पे लोग चले गए थे, पूरी ज़िंदगी लगाती थी, लेकिन अचानक जो है बहुत सारी कंपनीज़ ने किसी को फायर कर दिया। समझ में? तो अचानक अगर समझो ऐसे हालात का आप शिकार हो, आपके सपने अचानक टूट जाए, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स, तो ऐसे हालात में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी चीज़ें टूट गई हैं, चीज़ें टूट गई मतलब यहाँ पे हालात की बात की जा रही है कि हालात बिखर के रेजा अगर हो गए हैं, गिर पड़े, तो स्टूप हो जाओ। देखो स्टूप होना किसको बोलते हैं? झुकने को बोलते हैं। इसका मीनिंग लिखिए बेंड, BEND, बेंड, झुकना। तो झुको, उन बिखरे हुए टुकड़ों को उठाओ और बिल्ड देम अप, उनको दोबारा से तामीर करो विथ worn आउट टूल्स। worn आउट टूल्स मतलब पुराने हथियार। तुम्हारे पुराने हथियार उठाओ और दोबारा उन टूटे हुए टुकड़ों को एक जामे, एक मुकम्मल शक्ल दो। समझ में आई बात? कि अगर जो भी हालात है, टूटे फूटे हालात से दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। क्या मतलब हुआ? वर्च्यू क्या बोलते हैं? वर्च्यू अच्छाई, गुडनेस है ना, कीप वंस गुडनेस। अगर आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हो, है ना, लेकिन अपने अच्छे अखलाक पर कायम हो, और वो कहते हैं ना, देखो कि एक बोलते हैं ना कि अ रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द रेस्ट, है ना, या जैसे बोलते हैं ना, इंसान अगर अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, तो आप भले किसकी भी संगत में रहो, आपका मिलना जुलना किसी से भी रहे, लेकिन आप अपने अखलाक पर कायम रहो। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, और भले आपका आना जाना किंग के साथ हो। किंग के साथ मतलब यहाँ पे पता ही जा रहा है कि बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, तो नॉट लूज द कॉमन टच। लूज द कॉमन टच मतलब रिफ्यूज़ टू इंटरेक्ट विथ कॉमन पीपल। अगर आप आज बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हो, या बहुत जो है बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आम लोगों को, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उसको भूल जाओ। आम लोगों के साथ बातचीत करने में एतराज़ करो। ऐसा होता है, अक्सर होता है ना, कि जब इंसान कामयाबी की बुलंदियों को छूता है ना, तो
जो है अपनी औकात भूल जाता है ना, जो आम लोगों से बात करना मिलना जुलना छोड़ देता है ना। वो एक उर्दू में शेर भी है ना कि बड़े कमज़र्फ है ये गुब्बारे, थोड़ी सी हवा देने पर अपनी औकात भूल जाते हैं, ऐसी कुछ टाइप का शेर है। तो आपको वैसा नहीं बनना है। इफ़ नाइदर फोज नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अंडरलाइन द वर्ड फोज एंड फ्रेंड। फोज मतलब दुश्मन और फ्रेंड्स मतलब दोस्त। अगर ना तो दुश्मन ना तो दोस्त आपको हर्ट करते हो, इफ नाइदर फोज नॉर फ्रेंड्स हर्ट यू, मतलब अगर मतलब आपको ऐसा रहना है कि ना तो आपको दुश्मन ही जो है तकलीफ़ पहुंचाने का सोचे और ना तो आपको दोस्त ही तकलीफ़ पहुंचाने का सोचे। जैसे देखिए मैंने आप हमारे प्यारे नबी की मिसाल दी ना कि वो औरत तो समझो कि दुश्मन ही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर जो है वो इतनी शर्मिंदा हो गई। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, ऑल मैन काउंट विथ यू मतलब बी इक्वली इम्पोर्टेंट टू यू, हर इंसान को आपको इक्वली ट्रीट करना है, बट नन टू मच, किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है, किसी को ज़्यादा भाव नहीं देना है। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मिनट मतलब देखो फॉरगिव करना वैसे लिटरल मीनिंग देखा जाए तो फॉरगिव करना माफ़ करना, अनफॉरगिविंग मतलब कि जो माफ़ ना करे। वक्त किसी को माफ़ नहीं करता, वक्त किसी को माफ़ नहीं करता मतलब वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। बोलते हैं ना टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस मतलब कि हर सेकंड को ज़ाय किए बगैर उसको काम में लाना। देखिए दोनों अनफॉरगिविंग मिनट का भी मीनिंग दिया है, टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन है ना, वक्त किसी लिए रुकता नहीं। और 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मैंने बोला ना इसमें फ्रेजियोलॉजी से एकदम ध्यान से देखिए। मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग, एक एक लम्हे एक एक सेकेंड का बोलते हैं ना बेहतरीन इस्तेमाल करना। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, अगर तुम ऐसे बनोगे बेटा ना तो ये दुनिया तुम्हारी है, और इसमें की हर चीज़ तुम्हारी है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन, और सबसे बढ़कर जो है यू विल बी अ मैन, यू विल बी अ मैन मतलब यू विल बी अ परफेक्ट ह्यूमन बींग, तुम एक मिसाली इंसान बनोगे मेरे बेटे, माय सन। अंडरस्टूड। देखिए नीचे आपको पिक दी है ना, एक बाप अपने बेटे को ये एडवाइस दे रहा है। रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना, एंड कन्वेइंग वेरी गुड एथिकल मॉरल मैसेज। नाउ वी विल स्टॉप विद द इंग्लिश वर्कशॉप। ऑलराइट, तो देखते हैं पहला वर्कशॉप, आई मीन द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशॉप। Read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. अब आपको यहाँ पे क्या करोगे, इससे पहला आपको ये बताना है, एग्री करना मतलब एक्सेप्ट करना, डिसएग्री मतलब इनकार करना। आप जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हो या इनकार करते हो। गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक, क्या आपको दूसरी जब मिस्टेक है तो गुस्सा होना चाहिए? नहीं। डिसएग्री तो आप टिक करते जाओ, डिसएग्री में टिक करो। कीप फ्रेंडशिप विद ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, हमें हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म मतलब क्लासेस यहाँ पे मतलब क्या, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है ना, गरीब अमीर, हर किसी के साथ आपको दोस्ती रखना है, ऐसा नहीं कि बस अमीर लोगों के साथ दोस्ती। सही है ना। एग्री। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, मुसीबत को देख के भागना है उल्टे पाँव, डिसएग्री। हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों से नफरत करो, सिर्फ गरीबों की मदद करो, ऐसा भी नहीं है, डिसएग्री। गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, गुस्सा करना है जब दूसरे हम पे इल्ज़ाम लगाए, डिसएग्री। रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ इवन विथ केयर इवन इफ इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय अदर्स,
सही है ना, कि भले हमारी कोई चीज़ या हमारा करियर, हमारा जो भी है, दूसरों ने तोड़ दिया हो, उसको दोबारा धीरे धीरे तामीर करो। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट एंड एनलिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज़ फ्रॉम द पोएम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपको एक दिया है, कीप योर हेड, आप उसके नीचे आप और 3 डॉट्स में लिखते जाइए। ट्रस्ट योर सेल्फ, TRUST, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगला लिखिए बी ट्रूथफुल, अगला लिखिए बी स्मार्ट। ठीक है, वापस दोहरा रही हूँ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बी ट्रूथफुल, बी स्मार्ट। और नेगेटिव क्वालिटीज़ में लिखिए डाउट अदर्स, फिर दूसरा लिखिए डील इन लाइज, DEAL, डील इन लाइज। फिर लिखिए गिव वे टू हेटिंग, गिव वे टू हेटिंग मतलब नफ़रत को राह देना, नफ़रत को राह देना मतलब नफ़रत को बढ़ावा देना, कि हाँ भाई सही है नफ़रत, ओके, नफ़रत का जवाब नफ़रत से मतलब वो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ़ यू कैन, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव। इस पोएम की हर लाइन जो है इफ़ यू कैन ऐसे क्यों शुरू हो रही है, तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखिए बिकॉज द पोएट वॉन्ट्स टू एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब EMPHASISE, एम्फसाइज मतलब जोर देना, EMPHASISE, because the poet wants to emphasize the importance of his good advice, the importance of his good advice na, and attract his son's attention, and attract his son's apostrophe son's attention। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द यूज ऑफ अपोजिट रिएक्शंस इन द पोएम। अभी आपको पोएम के अंदर अपोजिट रिएक्शंस दिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, अगर तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, दिमाग शांत रखो, जबकि दूसरों का दिमाग दे आर लूजिंग देयर्स, मतलब दूसरों की बोलते ना आत्माजी सटक ली, दूसरों की सटक जा रही है, लेकिन आप अपना दिमाग शांत रखो। Find 4 other such opposite reactions from the poem. Note them down in your notebook. तो आपको ऐसे ही और 4 जो है पोएम से ढूंढ के लिखने हैं, ओके। तो पोएम के अंदर देखिए, पोएम के अंदर ही देख रहे हैं हम डायरेक्टली, तो 4 लाइन बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे पहली लाइन दिख रही है, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, ये पहला। दूसरी लाइन और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। उसके बाद यू कैन उसके बाद हाँ देखिए, उसके बाद यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, है ना ये। और इवन उसके पहले वाला, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक योर ड्रीम्स योर मास्टर। ठीक है, तो ये 4 लाइन जो है अपोजिट रिएक्शंस एक्सप्रेस कर रही हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, से व्हाट आर द 2 इम्पोस्टर्स। 2 इम्पोस्टर्स कौन है, देखा था ना हम लोगों ने, जालसाज, मक्कार, धोखेबाज। कौन है, ट्राइम्फ, आंसर लिखते जाइए, TRIUMPH, ट्राइम्फ एंड डिजास्टर, ट्राइम्फ एंड डिजास्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन।
60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। पोएम में दिए ना लाइन, मतलब क्या हुआ कि क्या आप ना रुकने वाले वक्त को के हर लम्हे को इस्तेमाल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड वन सेल्फ, आंसर आएगा वन सेल्फ। अगला देखिए, कैन यू टॉक विथ एंड वर्क विथ क्राउड एंड किंग्स, क्या आंसर आएगा क्राउड एंड किंग्स। अगला देखिए, कैन द अर्थ बिकम योर्स, इसका थोड़ा लंबा आंसर है, लिखिए व्हेन वी कैन मेक गुड यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट, व्हेन वी कैन मेक गुड यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट। उसके बाद अगला देखिए, शुड यू स्टार्ट रीबिल्डिंग विथ ओल्ड बुक्स, ओल्ड टूल्स, should you start rebuilding with old tools, तो इसका आएगा when we watch things created by us being broken up, when we watch things created by us being broken up। अगला देखिए, say why, do knaves twist the truth, क्या आएगा इसका, नेव्स जो है ट्रूथ को ट्विस्ट क्यों करते हैं, टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स। उसके बाद, शुड यू कंसिडर ऑल मैन इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज नाइदर फो, FOE फो का मतलब बताया था ना मैंने, क्या दुश्मन ना, neither because neither foe nor friend can hurt us, because neither foe nor friend can hurt us। ओके, अब आगे देखिए, what should be our attitude towards the people of different strata and classes। स्ट्रेटा किसको बोलते हैं समझते ना, डिफरेंट, वही जो मैंने बोला ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उसको भी बोला जाता है स्ट्रेटा। तो हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये आपको आ सकता है ना, कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट देम। आप अगर आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब फर्क करना, देम ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, RACE, रेस मतलब नस्ल, यहाँ पे रेस का दूसरा मतलब नस्ल, कॉमा जेंडर और रिलीजन, फुल स्टॉप। वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। और क्या लिख सकते हो कि वी मे कीप कंपनी विद द रिच, वी मे कीप कंपनी विद द रिच, बट एट द सेम टाइम यू कनेक्ट विद द कॉमन मैन एंड द पुअर, यू कनेक्ट विद द कॉमन मैन एंड द पुअर। ठीक है, क्या लिखोगे, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th देख लीजिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी दैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। वो कौन सी चीज़ है जो है एक इंसान को, असली इंसान है ना, अच्छा इंसान बनाती है। तो आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग, ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वही वर्ड जो मैंने ऊपर बताया, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क करना। वापस से बता रही हूँ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग, कॉमा ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी दैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। अब बोला है आपको आइडेंटिफाई करो फिगर्स ऑफ स्पीच। मैं बता चुकी हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी क्या, सनाए बदाए ना, सनते उर्दू में आपको रहती है, सनते तशबीह एंड ऑल। आइडेंटिफाई करो। तो पहला जो दिया है, यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स,
इसका आएगा एंटीथेसिस, ऊपर दिया है, दो अपोजिट बातें दी है, सनत तजाद। तुमको दिमाग शांत रखना है जब दूसरों का दिमाग क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या दूसरों का दिमाग वो आतमाजी से टकली हो रहा है। ओके, एंटीथेसिस, दो अपोजिट बातें। अगला देखिए, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्राइम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। इनको ट्राइम्फ और डिजास्टर को ढोंगी कहा गया है। ढोंगी, ढोंगी कौन हो सकता है, इंसान होते हैं ना, पर्सन की क्वालिटी ढोंगी होना, तो ये इनको दी गई है, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। जब पर्सन की क्वालिटी कोई बेजान चीज़ को दी जाए तो होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं अगर बोलूँ फ्लावर्स आर डांसिंग, फूल नाच रहे, क्या हो सकता है, नहीं, ठीक है, पर्सन की क्वालिटी है। तीसरा देखिए, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस। यहाँ पे टू रिपीट हुआ है ना, तो ये हो गया रिपीटिशन, ऊपर दिया देखो रिपीटिशन। उसके बाद आखिरी देखिए, विथ वॉर्न आउट टूल्स, विथ वॉर्न आउट, डब्ल्यू का साउंड रिपीट हुआ है। जब पहला शब्द का साउंड रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन साउंड। हाँ, अगर मैं बोलूँ सन शाइनिंग तो स और श अलग अलग है, वो एलिट्रेशन नहीं है, उसका साउंड देखना चाहिए। विथ वॉर्न, डब्ल्यू का ही आवाज़ है ना, तो ये हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स थैंकिंग देम फॉर एडवाइसिंग यू एंड यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर। देखिए ये लेटर हो सकता है इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल के लिए। वैसे ये ड्राफ्ट स्पीच टू बी गिवन ड्यूरिंग द फेयरवेल ऑफ स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फेयरवेल फॉर स्टैंडर्ड्स on the topic changes I would like in school education of our state। ये दोनों राइटिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो राइटिंग स्किल तो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, तो आई एम स्किपिंग इट, बट बेयर इन द माइंड दिस आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रोजेक्ट को स्किप कीजिए, छोड़िए। लैंग्वेज स्टडी देखिए, लैंग्वेज स्टडी मतलब कि ग्रामर है। अब ग्रामर में दिया है आपको क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉज। देखो कंडीशन का मतलब यहाँ पे है शर्त। इफ़ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शैल विन द गेम, शर्त है, अगर तुम हार्ड अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो गेम जीतोगे, ये शर्त है। अगर तुम नई कार खरीदते हो तो तुम्हारे बहुत पैसे जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। शर्त ये है कि तुम नई कार खरीदो, समझ में आया। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो इफ़ से स्टार्ट होता है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, और जो बाकी का जो बच्चा है वो होता है मेन क्लॉज। हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिकेट पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड। पॉसिबिलिटी लाइक्लीहुड मतलब मुमकिन है, अमकानात है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, समझ में आया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे बस एक तुमको एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का वो दिया हुआ है, टेबल दिया है कि अगर मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है, तो स्किप इट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू टेंसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, मैंने आप लोगों को टेंसेज नहीं बताया। तो इफ़ आई गो ऑन स्पीकिंग सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, एवरीथिंग बाउंस्ड अप, तो स्किप इट। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, ये ज़रा फिलअप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इफ़ आई लाइक इट, अगर मेरे को ये पसंद है, राइट डाउन द आंसर, आई विल बाय इट एट एनी कॉस्ट, आई विल बाय इट एट एनी कॉस्ट। सेकेंड लिखिए, इफ़ इट रेन्स, आंसर लिखिए, आई विल रिमेन एट होम, आई विल रिमेन एट होम। उसके बाद देखिए सिर्फ इफ़ दिया है और आगे दिया है यू वुड कैच द ट्रेन, तो आप लिखिए इफ़ यू केम ऑन टाइम, इफ़ यू केम ऑन टाइम यू वुड कैच द ट्रेन। उसके बाद देखिए आपको दिया है इफ़ शी हैड ओबेड हर पेरेंट्स, इफ़ शी हैड ओबेड हर पेरेंट्स, आगे लिखिए शी वुड हैव सेव्ड हर लाइफ, शी वुड हैव सेव्ड हर लाइफ। तो यहाँ पे ना टेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है जो
के ऊपर के टेबल में दिया है। तो एज यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ द टेंसेस, इसलिए मैंने सिंपली आपको आंसर दे दिए हैं। अब देखो ये लास्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप है अपना, कि आपको पहले कैसा था, ऊपर आपको लाइंस दी थी और फाइंड आउट करने का था ना। अभी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दी है और आपको लाइंस ढूंढ के निकालना है। आप चाहो तो सेम भी दे सकते हो, अगर वो सेम स्टैंजा अगर आपको आता है तो आप सेम दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो है मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक जो लाइन आई ना, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। अगर आपके सामने बुक है तो देख लीजिए, बिकॉज मुझे बहुत स्क्रॉलिंग करना पड़ेगी। तो ये क्या है, एंटीथेसिस। वो ट्राइंग फॉर डिज़ास्टर वाला ही पर्सोनिफिकेशन है और कोई नहीं है इसमें। रिपीटिशन, वो ड्रीम वाली लाइन आई है ना, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, ड्रीम ड्रीम, वर्ड ड्रीम ड्रीम रिपीट हुआ है, ठीक है। रिपीटिशन। मेटाफोर, मेटाफोर देखो उर्दू में आप बोलते हो सनत इस्तिआरा। क्या किसको बोलते हो, सनत इस्तिआरा। मतलब वो शेर की तरह नहीं है, वो लड़ने में शेर है, यही है ना सनत इस्तिआरा। वो शेर की तरह, अगर मैं शेर की तरह बोलो तो सनत तशबी, लाइक और एज, है ना। ही फाइट्स लाइक लायन, सनत तशबी, इंग्लिश में सिमिली। अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ लायन इन द फाइट, मेटाफॉर, सनत इस्तिआरा। तो इसके लिए अभी आपको लाइन कौन सी देनी मालूम है, आप दोगे लाइन, एंड स्टूप एंड रीबिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स, एंड स्टूप एंड रीबिल्ड देम विद वर्न आउट टूल्स। डायरेक्ट आपको किसको कंपेयर किया गया पता है, आपके ख्वाब को या करियर को जो चकनाचूर हो गया है, उसको किससे कंपेयर किया गया है कि आपके ख्वाब या चकनाचूर टूटे बिखरे पड़े हैं, तो आप वर्न आउट टूल से, वर्न आउट मतलब पुराने हथियारों से, पुराने हथियार मतलब आपकी पुराने तरीक़े, वर्न आउट टूल्स किसको बोला गया है, आपके पुराने तरीक़े। तो ये लाइन हो गई मेटाफोर, समझ में आया ना। वर्न आउट टूल्स, आपके पुराने तरीक़ों को जो है वर्न आउट टूल्स कहा गया है, हथियार कहा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका वर्कशॉप भी समझ गया होगा। बहुत ही ध्यान से ये पोएम और इसका वर्कशॉप कीजिए ज़रूर, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।